Students, welcome back. Today we are going to start lesson number 9, that is internal trade. So let's understand what is given in the introduction. In introduction, meaning of trade is given, which you have learned in the first chapter itself. Now let's understand what is the meaning of trade. Trade means an exchange of goods or services in return of goods, सर्विस और मनी. तो ट्रेड क्या होता है कि अगर हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं इन रिटर्न ऑफ मनी, मनी के अगेंस्ट में, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेड. लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल. सपोज यू आर गोइंग इन डीमार्ट. आप डीमार्ट में जा रहे हैं और डीमार्ट में आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं. आप प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं. और आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने के अगेंस्ट में आप पैसे दे रहे हैं. यू आर गिविंग मनी टू द पर्सन हु इज़ देयर एट द कलेक्शन सेंटर. सो व्हाट द डीमार्ट इज डूइंग? डीमार्ट इज डूइंग ट्रेड. दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट एंड अगेंस्ट दैट दे आर चार्जिंग मनी. इज इट क्लियर? तो ट्रेड क्या होता है कि गुड्स या सर्विसेज देना और उसके अगेंस्ट में मनी लेना. एंड द मेन इंटेंशन, दैट इज ऑब्जेक्टिव, इज टू अर्न प्रॉफिट. मेन इंटेंशन क्या होता है ट्रेडिंग एक्टिविटी का? प्रॉफिट अर्न करना. इज इट क्लियर? नाउ दिस ट्रेडिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया डीमार्ट का, तो डीमार्ट, अगर हम डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट क्या कर रहा है? इंडिया के अंदर वो सेलिंग कर रहा है ऑल ओवर इंडिया. तो वो उसका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो इंटरनल ट्रेड होगा, क्योंकि वो एक कंट्री के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है. तो इसी तरह से जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है. तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है. मीनिंग इज गिवन. इंटरनल ट्रेड मीन्स trade within the geographical boundaries of a country. Means all the trading activity which is carried out within the boundary limit of a country. एक कंट्री के अंदर जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है वो इंटरनल ट्रेड होगी. इंटरनल, उस कंट्री के अंदर. इज इट क्लियर? चाहे वो कोई भी कंपनी अगर सिर्फ इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर रही है, इंडिया के अंदर वो सेलिंग कर रही है अपने प्रोडक्ट्स की, मीन्स द कंपनी इज डूइंग इंटरनल ट्रेड. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. जब इंटरनल ट्रेड होता है तो वहाँ पे करेंसी सेम होती है. अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर आप चाहे गुजरात में सेलिंग करो, आप महाराष्ट्र में सेलिंग करो, कहीं पर भी आप कोई प्रोडक्ट अगर सेल कर रहा है, इफ़ एनी पर्सन इज सेलिंग द प्रोडक्ट, मीन्स डूइंग द ट्रेडिंग एक्टिविटी, ही विल टेक द मनी इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़. उसकी जो करेंसी होगी ट्रेडिंग की वो रुपीज़ होगी. हम भी कुछ परचेज करते हैं तो इंडिया में कहीं पर भी किसी भी कोने में हम क्या रिटर्न में क्या देते हैं? हम रुपीज़ देते हैं. अगर हम किसी भी स्टोर से कुछ भी परचेज करते हैं, वी आर गिविंग रुपीज़. तो करेंसी क्या होती है? पूरे कंट्री में एक ही होती है इन इंटरनल ट्रेड. नेक्स्ट इज वेट. तो वेट जो होता है वो भी सिमिलर होता है. हम यहाँ पे जो वेट का जो वेट है वो किस में होता है? ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल, इस तरह से होता है. मेजरमेंट करने का तरीका भी सेम होता है. ट्रेड प्रैक्टिसेस, व्यापार के जो प्रैक्टिसेस हैं, एंड लीगल मैटर्स, वो सबके लिए एक ही होता है. इन शॉर्ट, अगर कोई भी इंटरनल ट्रेड है तो उस कंट्री में जो भी कानूनी मैटर्स हैं, रूल्स, रेगुलेशंस फॉर डूइंग द बिजनेस विल बी सेम फॉर ऑल द बिजनेसमैन. इज इट क्लियर? इट टेक्स लेस टाइम. टाइम कम लगता है इंटरनल ट्रेड के अंदर. इट्स वेरी सिंपल. टाइम कम क्यों लगता है? क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी जो हो रही है एक ही कंट्री के अंदर हो रही है. ये एक कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है. इफ़ वी टॉक
अबाउट सूरत, तो सूरत में अगर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है तो अगर वो किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो प्रोडक्ट जल्दी सेल कर सकता है। अगर उसको हम कंपेयर करें कि उसे प्रोडक्ट अगर सेल करना है अमेरिका में, तो अमेरिका में सेल करने के लिए उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अमेरिका में वो सेलिंग कर रहा है तो वो तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। आर यू गेटिंग इट? तो इंटरनेशनल ट्रेड में टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कंट्री के अंदर ही ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे टाइम कम लगेगा। एंड रिस्क इज़ ऑल्सो लेस एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन परचेजर एंड सेलर कैन ईजिली मेंटेन ड्यू टू ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन इंटरनल ट्रेड। एज आई हैव गिवन जस्ट नाउ द एग्जाम्पल, if the trading activity is done within the country and within a particular region, for example सूरत की साड़ीज को अगर सेल करना है से महाराष्ट्र में, then transportation of goods, transportation of sarees can be done easily. Is it clear? तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से हो सकता है और जो परचेजर है और सेलर है उनके बीच में कॉन्टैक्ट ईजिली मेंटेन हो सकता है। दे कैन कम इन टू कॉन्टैक्ट। इज इट क्लियर? महाराष्ट्र से सूरत आके कोई भी परचेज करके और सेलर से मिल के जा सकता है। लेकिन अगर कोई फॉरेन ट्रेड कर रहा है तो फॉरेन ट्रेड में अमेरिका का जो, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो जिस कंट्री में बेच रहा है उस कंट्री के परचेजर को, मीन्स इंपोर्टर को वो जान रहा है। ही इज़ फेमिलियर विद द इंपोर्टर, इट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन इंटरनल ट्रेड में परचेजर एंड सेलर दे नो ईच अदर बिकॉज contact can be easily maintained in this trade. So let's summarize what is internal trade. इंटरनल ट्रेड मतलब किसी भी एक कंट्री के अंदर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है वो होती है इंटरनल ट्रेड। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। अब ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है ये कितने टाइप्स में क्लासीफाई हो रही है वो समझेंगे। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी इज़ क्लासीफाइड फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट, अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसे क्लासीफाई किया हुआ है। सो टोटल 4 व्यू पॉइंट्स आर गिवन। फर्स्ट व्यू पॉइंट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बाउंड्री के हिसाब से, इंटरनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। सो इंटरनल ट्रेड, जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड, इंटरनल ट्रेड इज द ट्रेडिंग एक्टिविटी विच इज़ डन विद इन द बाउंड्री लिमिट ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री के जो बाउंड्रीज है उसके अंदर ही अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है तो वो हो गई इंटरनल ट्रेड। एंड फॉरेन ट्रेड इज जस्ट अपोजिट। फॉरेन ट्रेड वो होता है जो 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, चाहे वो व्हाट इज़ द मीनिंग? ट्रेडिंग एक्टिविटी दैट इज़ डन बियॉन्ड द बाउंड्री लिमिट ऑफ अ कंट्री, अक्रॉस द बाउंड्री लिमिट ऑफ अ कंट्री। बाउंड्री लिमिट क्रॉस करके, तो 2 कंट्री के बीच में अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है इट इज़ फॉरेन ट्रेड। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड व्यू पॉइंट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, वन इज डायरेक्ट ट्रेड एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट ट्रेड। नाउ डायरेक्ट ट्रेड, इट्स मीनिंग इज वेरी सिंपल, which is not given here, but let's understand. Direct trade is the trade in which producer or manufacturer of any product, in short, company after doing the manufacturing or after doing the production of the product, sells the product directly to the customer. Directly to the customer. वो क्या करेगी? डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रही है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में। सो दैट विल बी द डायरेक्ट ट्रेड। नाउ कम टू इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड इज द ट्रेड इन विच आफ्टर डूइंग द प्रोडक्शन इट इज़ नॉट सोल्ड टू द कस्टमर डायरेक्टली। डायरेक्टली वो कस्टमर को सेल नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली दे आर सेलिंग टू द कस्टमर। इन दैट 2 classification is there. One is wholesale trade and second is retail trade. Here
spelling of retail is wrong, that you can understand. This is the spelling retail. तो दो तरह के ट्रेड हो गए, डायरेक्ट ट्रेड, इनडायरेक्ट ट्रेड में। तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इनडायरेक्ट ट्रेड में टू टाइप्स ऑफ ट्रेड आर देयर, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. So let's discuss what is retail trade. Meaning of retail trade, wholesale trade, not retail trade. A trader purchases the goods in large quantity. Here this word is important. जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है, वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है. लार्ज क्वांटिटी मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में वो परचेज करता है, ह्यूज क्वांटिटी, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनसे वो परचेज करता है. कौन? ट्रेडर. तो जो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करेगा उसे कहेंगे होलसेलर. दैट पर्सन विल बी नोन एज होलसेलर. सो व्हाट होलसेलर इज डूइंग? होलसेलर इज परचेजिंग द प्रोडक्ट और गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में, फ्रॉम द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर. जो उसे मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करेगा एंड सेल्स द गुड्स टू रिटेलर्स. वो गुड्स किसे सेल करेगा? कस्टमर को नहीं, रिटेलर को, एज पर द रिक्वायरमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. तो रिटेलर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उस पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो सेल करेगा एंड इट इज़ नोन एज होलसेल ट्रेड. अगेन आई एम रिपीटिंग, होलसेल ट्रेड मीन्स होलसेलर इज परचेजिंग द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर. तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहा है प्रोड्यूसर से और सेल कर रहा है रिटेलर को इन स्मॉल क्वांटिटी. इट इज़ नोन एज होलसेल ट्रेड. नाउ between wholesaler and retailer, not wholesaler, between producer and retailer, wholesaler is the connecting link. तो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में जो कड़ी है, जो जोड़ रही है दोनों को, प्रोड्यूसर और रिटेलर को, वो कौन है? होलसेलर है. बिकॉज होलसेलर इज परचेजिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेलिंग टू द रिटेलर. इज इट क्लियर? Now channel of distribution of product is given कि प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचता है. प्रोड्यूसर इज डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. होलसेलर इज परचेजिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेलिंग इट टू रिटेलर एज पर द रिक्वायरमेंट एंड रिटेलर सेल्स द प्रोडक्ट टू द कस्टमर एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर. कस्टमर की जैसी डिमांड होगी उसके हिसाब से रिटेलर उससे प्रोडक्ट सप्लाई करेगा. सो दिस इज द channel of distribution of any product. As just now we have discussed, wholesaler is the connecting link between producer and retailer. तो wholesaler, producer और retailer दोनों को कुछ services provide करता है. Now what are the services of wholesaler that we will discuss? So first is services of wholesaler. सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर, मतलब होलसेलर प्रोड्यूसर को कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है. फर्स्ट इज ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस, होलसेलर इज डूइंग द परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर से परचेज करता है और लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है और वो सप्लाई करता है रिटेलर को एज पर देयर रिक्वायरमेंट. सो दिस इज़ वन सर्विस कि होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है प्रोड्यूसर से. एक तरह की वो सर्विस दे रहा है कि जैसे उसका प्रोडक्शन होगा तो लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर उससे परचेज कर लेगा. सेकंड, इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट. इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट, तो जैसे हमने डिस्कस किया
होलसेलर प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चर करता है उसके पास से वो परचेज करता है और सप्लाई करता है रिटेलर को एज पर द रिक्वायरमेंट। सो हियर रिटेलर इज गिविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, टेस्ट, प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, चेंज इन फैशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कि भाई कस्टमर्स की नई डिमांड क्या आ रही है, कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं रिलेटेड विथ एनी प्रोडक्ट, अब नया फैशन कस्टमर्स की क्या डिमांड आ सकती है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर टू होलसेलर। रिटेलर किसे प्रोवाइड कर रहा है? होलसेलर को प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज रिटेलर इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द प्रोड्यूसर। वो परचेज किससे कर रहा है? रिटेलर होलसेलर से। सो रिटेलर इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन regarding the situation of market, regarding the demand of product, taste, preferences, regarding the changing of fashion to the wholesaler, and wholesaler provides the information to the producer which he have received from the retailer. retailer से जो information मिली है he conveys, means he tells to the producer, वो producer को बताता है कि भाई मार्केट में इस तरह की डिमांड आ सकती है, कस्टमर्स का चेंज, कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज बैकवर्ड लिंकेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। बैकवर्ड लिंकेज रिटेलर से प्रोड्यूसर के पास और प्रोड्यूसर से रिटेलर से होलसेलर के पास और होलसेलर से प्रोड्यूसर के पास में, तो बैकवर्ड लिंकेज हो रहा है। इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? पीछे तक जा रही है, किसके पास तक? प्रोड्यूसर तक। सो प्रोड्यूसर इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम होलसेलर एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है, प्रोडक्ट में क्वांटिटी बढ़ा सकता है, क्वांटिटी डिक्रीज कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। सो इट इज़ वन काइंड ऑफ सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू द प्रोड्यूसर। नाउ थर्ड सर्विस, फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। होलसेलर प्रोड्यूसर को फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है कि वो स्टोरेज ऑफ गुड्स से फ्री हो सके। जस्ट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और एनी गुड्स, होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर लेता है। तो लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहा है मतलब प्रोड्यूसर को स्टोर करके अपने वेयरहाउस में स्टोर करके रखने की ज़रूरत बहुत ही कम होती है लेकिन उतनी नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्टली होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में वो परचेज कर लेता है। तो स्टोरेज करने का टेंशन जो है, ये स्टोरेज करने का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, उससे प्रोड्यूसर जो है वो फ्री होता है। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ सर्विस। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम द वरी ऑफ सेल्स। अब मैन्युफैक्चरर जो है, जो प्रोड्यूसर है, उसने प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन उसे ये टेंशन होता है कि क्या वो सेलिंग कर सकेगा, क्या उसका प्रोडक्ट सब सेल होगा। तो ये जो टेंशन है, जो उसका वरी है सेलिंग का, वो होलसेलर ख़त्म कर देता है। रीज़न इज़ वेरी क्लियर, इन द मीनिंग इटसेल्फ वी हैव डिस्कस्ड दैट होलसेलर परचेजेस द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। बड़ी क्वांटिटी में उसने परचेज कर लिया तो सेलिंग का तो झंझट रहा ही नहीं प्रोड्यूसर को, क्योंकि उसने बड़ी क्वांटिटी में सेल कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये एक सर्विस हो गई जो होलसेलर प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर फ्री हो गया क्योंकि उसने तो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सेल कर दिया। अब आगे की जवाबदारी होलसेलर की है कि वो सेल कर पा रहा है स्मॉल क्वांटिटीज़ में टू द रिटेलर और नॉट। तो छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल करने की ज़रूरत होती नहीं है प्रोड्यूसर को, बिकॉज होलसेलर इज परचेजिंग द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। नाउ कम टू द next service, that is relief in capital. Wholesaler many times make the payment in advance. अब होलसेलर क्या करता है कि जैसे ही उसे रिटेलर से किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है अलग अलग रिटेलर से, तो वो जो भी डिमांड है प्रोडक्ट की वो जाके प्रोड्यूसर को बताएगा और एडवांस में पेमेंट दे देगा, बिकॉज डिमांड इज देयर रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट की डिमांड है और जल्दी में प्रोडक्ट चाहिए, तो वो एडवांस पेमेंट दे देगा कि भाई आप प्रोड्यूस करो फटाफट और सप्लाई करो। तो जब वो एडवांस में पेमेंट दे रहा है, हियर कैपिटल इज रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर को पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे मिल रहे हैं तो उसे पहले पैसे इन्वेस्ट करे और प्रोडक्शन करे और सेलिंग करे, उसके बाद पैसे मिले, इससे वो फ्री हो गया बिकॉज ही इज़ गेटिंग द पेमेंट इन एडवांस। तो यहाँ पे उसे कैपिटल अरेंज करने का भी टेंशन नहीं है, ही इज़ गेटिंग रिलैक्सेशन इन कैपिटल ऑल्सो, रिलैक्सेशन इन कैपिटल ऑल्सो। Okay, now the next service is freedom from risk, freedom from the risk। अब जो भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो अगर मैन्युफैक्चर करके लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करेगा तो उसके रिस्क क्या होगा? एक तो वेस्टेज का होगा। पहला रिस्क तो है कि वो स्टोरेज करेगा, उसके लिए उसे गोडाउन बनाना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और स्टोर करने के बाद में वेस्टेज, खराब होने का रिस्क होता है। Destruction of goods, if goods are stored in the warehouses there may be so many effects on the goods। माइस जो चूहे होते हैं वो गुड्स को ख़राब कर सकते हैं, गुड्स में लॉस ऑफ वेट हो सकता है, इज इट क्लियर? बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, इन सब की वजह से गुड्स पे कुछ असर हो सकता है। तो ये सारे रिस्क जो हैं वो प्रोड्यूसर को बेयर नहीं करने पड़ते हैं। रीज़न इज़ वेरी क्लियर, बिकॉज होलसेलर इज़ परचेजिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी। प्रोड्यूसर से वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर लेता है, तो प्रोड्यूसर को स्टोर करने की ज़रूरत होती नहीं है, और स्टोर करने से जो डिस्ट्रक्शन, जो डिसएडवांटेज होते हैं उसके गुड्स के ऊपर, वो प्रोड्यूसर को बेयर नहीं करना पड़ता। एज आई डिस्कस अर्लियर, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि होलसेलर जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। व्हाट डज इट मीन्स? ही इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड रिटेलर ऑल्सो। तो प्रोड्यूसर का तो हमने डिस्कस कर लिया, नाउ इज़ रिटेलर। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। अब होलसेलर जो है वो रिटेलर को क्या क्या सहूलियत दे रहा है, क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। फर्स्ट इज गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट। ये तो हमने डेफिनेशन में ही समझा, दैट होलसेल ट्रेड इज द ट्रेड इन विच होलसेलर परचेजेज द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल्स इज टू द कस्टमर। प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है और रिटेलर को सेल करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटेलर। तो रिटेलर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होलसेलर प्रोडक्ट को सेल करता है। तो पहली सर्विस तो यही दे रहा है कि जब उसकी ज़रूरत होगी तो होलसेलर वहाँ पे खड़ा है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे रिटेलर को पहले से स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। रिटेलर हैज़ नॉट टू स्टोर द गुड्स, उसे गुड्स स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी क्वांटिटी की है, एक हफ्ते में 10 दिन के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो स्टोर कर सकता है। उसके बाद में वापस रिक्वायरमेंट है तो वापस वो होलसेलर से परचेज कर सकता है, बिकॉज होलसेलर हैज़ डन द स्टोरेज ऑफ द गुड्स आफ्टर परचेजिंग इट फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड ही इज़ डूइंग द स्टोरेज फंक्शन। इज इट क्लियर? सेकेंड इज गुड्स ऑन क्रेडिट। इट्स वेरी सिंपल पॉइंट। होलसेलर सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में वो प्रोडक्ट सेल करता है, किसे? रिटेलर को। तो रिटेलर को पहले वो पैसे इन्वेस्ट करे, उसके बाद में प्रोडक्ट परचेज करे, तो उसे कैपिटल अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। रिटेलर इज़ फ्री फ्रॉम फ्रॉम डूइंग द अरेंजमेंट ऑफ द कैपिटल। ही कैन कलेक्ट द गुड्स और ही कैन परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम होलसेलर। होलसेलर से वो गुड्स क्या करता है? क्रेडिट पे लेता है, एंड आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट को सेल करने के बाद में वो पैसे होलसेलर को रिटर्न कर सकते। ही कैन गेट द क्रेडिट फॉर से 10 डेज 1 वीक, इस तरह से उसे क्रेडिट मिल जाता है
और प्रोडक्ट को सेल करने के बाद में वो पैसे रिटर्न कर सकता है. सो रिटेलर इज़ डूइंग द बिजनेस विथ लेस कैपिटल. तो ज़्यादा कैपिटल अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज होलसेलर इज़ प्रोवाइडिंग सर्विस. होलसेलर सर्विस दे रहा है रिटेलर को क्रेडिट की, उधारी में वो पैसे उसे दे रहा है. थर्ड इज डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. जो एडवर्टाइजमेंट, जो प्रोडक्ट की कंपेनिंग या प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करना है, वो होलसेलर खुद अपने लेवल पे करता है. बिकॉज रीज़न ये होता है कि उसने बड़ी लार्ज क्वांटिटी में, ही हैज़ परचेज द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, और उसने स्टोर करके रखा हुआ है. तो लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके रखा है. सो फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ही हैज़ टू डू द एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो. उसे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा. तो एडवर्टाइजमेंट कैसे करता है? होलसेलर्स दे आर प्रिपेयरिंग बोर्ड्स, होर्डिंग्स लगा के रखते हैं अपने दुकान के सामने. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. तो होलसेलर क्या करेगा? होर्डिंग्स लगाएगा, बोर्ड्स लगाएगा, बैनर्स लगाएगा. तो इस तरह से वो सेल्स प्रमोशन करता है किसी भी प्रोडक्ट की जो वो सेल कर रहा है. तो रिटेलर को अगेन वापस एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी सेल्स प्रमोशन मीन्स द एडवर्टाइजमेंट विच इज़ डन टू इंक्रीज द सेल्स बढ़ाने के लिए जो प्रमोशंस किए गए हैं, सेल्स बढ़ाने की इंक्रीज करने के लिए जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैंने बताया होर्डिंग्स लगाना, बोर्ड्स लगाना, पैम्पलेट्स बांटना, बैनर्स लगाना, ये सब क्या हो गए? सेल्स प्रमोशन हो गया. तो ये सब होलसेलर कर रहा है. तो होलसेलर का जो एफर्ट है वो उसका बेनिफिट रिटेलर को मिलेगा. इसके लिए जो रिटेलर है उसकी एडवर्टाइजमेंट में कमी आ रही है, डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. नाउ नेक्स्ट इज रिड्रेस ऑफ कंप्लेंट. रिड्रेस ऑफ कंप्लेंट, रिटेलर की कंप्लेंट को सुनना. रिटेलर को प्रोडक्ट कौन सप्लाई कर रहा है? द रिटेलर इज गेटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर. सो वॉट एवर कंप्लेंट्स आर देयर, इफ एनी कंप्लेंट्स अराइजेस, रिटेलर कन्वेज, रिटेलर टेल्स इट टू द होलसेलर. वो किसे बोलेगा? होलसेलर को बोलेगा. रिटेलर बोलेगा होलसेलर को, एंड होलसेलर विल convey this message, convey this complaint to the producer, and then the solution will be done based on the complaint of the retailer. तो रिटेलर जो है वो जो भी कंप्लेंट होगी वो बताएगा होलसेलर को, होलसेलर फॉरवर्ड करेगा प्रोड्यूसर को, और इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है उसकी वो रिड्रेसल होगी, यानी उसकी सुनवाई होगी. Now the next service is freedom from risk. Now here wholesaler is providing this service to the retailer, gives freedom to the retailer from risk. अब कौन कौन सी रिस्क है? दैट इज वेस्टेज ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स. अब अगर बड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं तो गुड्स का नुकसान हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ फायर ऑकर्स, अगर आग लग गई और ज़्यादा क्वांटिटी में रिटेलर ने रखा हुआ है, रिटेलर हैज़ डन द स्टोरेज ऑफ द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, तो नुकसान ज़्यादा होगा. इज इट क्लियर? फायर में होकर इट इज़ वन काइंड ऑफ रिस्क विच इज़ एसोसिएटेड विद बिजनेस. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस. तो जो भी रिस्क हैं, लॉस ऑफ गुड्स और वेस्टेज ऑफ गुड्स, रिटेलर बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में स्टोर नहीं करता है. स्टोर कौन करता है? होलसेलर करता है. तो होलसेलर एक सर्विस दे रहा है कि भाई रिटेलर फ्री हो जाता है जो भी रिस्क एसोसिएटेड है बिजनेस से, जैसे लॉस ऑफ गुड्स और वेस्टेज ऑफ गुड्स. इसके बाद में है इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस एट्सेट्रा. तो अगर प्राइस में, प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज,
तो इसमें रिटेलर को नुकसान नहीं है, क्योंकि उसके पास में अगर पहले से कम प्राइस की प्रोडक्ट है तो उसे वो ज़्यादा प्राइस में बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकता है। बट इफ़ देर इज़ डिक्रीज इन प्राइस अगर डिक्रीज हो गए, फॉर एग्जांपल उसने 50 रुपये का प्रोडक्ट है और वो कल को 10 दिन बाद में उसने 40 रुपये में कंपनी ने सेल करना शुरू कर दिया, तो उसके पास तो ऑलरेडी जो स्टोरेज है वो 50 रुपये का है। इज इट क्लियर? तो अब अगर वो कस्टमर को 50 में देगा तो कस्टमर इज़ नॉट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट। तो अगर ये डिक्रीज हो जाता है तो इससे नुकसान होगा रिटेलर को। लेकिन रिटेलर क्या करता है, बड़ी क्वांटिटी में स्टोर नहीं करता है। रिटेलर वो स्मॉल क्वांटिटी में स्टोर करता है, जो वो 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में सेल कर दे। इज इट क्लियर? और जब ज़रूरत पड़े तो वापस वो होलसेलर के पास से जाके परचेज कर सकता है। तो इस तरह से अगर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन होता है विद इन अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन रिटेलर इज़ नॉट एट रिस्क। रिटेलर इस रिस्क से बच सकता है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ गाइडेंस। Guidance is given from the retailer side regarding the price of goods, use and selling of the goods, because wholesaler has the knowledge and experience regarding the product, regarding the goods, और ये जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है ये होलसेलर प्रोवाइड करता है रिटेलर को। इज इट क्लियर? सो होलसेलर हैज़ द एडवांटेज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और ये गिव्स, ये रिटेलर को प्रोवाइड करता है। एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन बाय द होलसेलर टू रिटेलर, दे डू द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड दे डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर? होप you have understood. Next is retail trade, that we will continue in the next video. Thank you.